Hello everyone, this is Meenakshi Rana and in this video I am going to teach you remaining part of chapter 4 Unpacking Gender Civics class 7th. Firstly we will discuss about, do you know this girl? She is PV Sindhu, one of the leading stars of badminton player in the world. Now look at the table 4.1 Sex ratio in India 1901 से लेकर 2011 तक. इस टेबल में वन साइड ईयर्स दिए गए हैं एंड अदर साइड फीमेल्स पर 1000 मेल्स मीन्स महिलाएं प्रति 1000 पुरुष. जैसे 1901 में 1000 मेल्स हैं तो 972 फीमेल्स हैं और 1911 में 1000 मेल्स हैं तो 964 फीमेल्स हैं. इसी तरह से पूरी टेबल पढ़कर आप समझ सकते हैं. Now look here. Do you know number of females per 1000 males is known as sex ratio. See at the other table literacy rate in India. भारत में साक्षरता दर 1951 की जनगणना के अनुसार पर्सन्स 18.33, मेल 27.16, फीमेल्स 8.86 एंड मेल फीमेल लिटरेसी रेट गैप है 18.30 मीन्स महिलाएं पुरुषों से 1951 में 18.30 कम शिक्षित हुई. इसी तरह से पूरी टेबल पढ़कर आप समझ सकते हैं. नाउ लुक एट द पैरा. इन इक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड. आर्थिक क्षेत्र में असमानता. जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स इन द इकोनॉमिक फील्ड एज वेल. Though women constitute a significant part of the workforce of India, they lag behind men in terms of level and quality of employment. जेंडर असमानता इकोनॉमिक फील्ड में भी व्याप्त है. यद्यपि महिलाएं भारत के कर्मचारियों के स्तर और रोजगार की गुणवत्ता के मामलों में पुरुषों से पीछे हैं. टोटल फीमेल पॉपुलेशन 49% में से भारत की जनगणना 2011 में 25.60% फीमेल वर्कर्स रजिस्टर हुई, जिनकी एब्सोल्यूट संख्या 127.22 मिलियन थी. ग्रामीण एरिया में अधिकांश महिला वर्कर्स के रूप में काम करती हैं. गांव में वर्कर्स के रूप में काम करने वाली महिलाएं 87% खेतों में काम करती हैं. अर्बन एरियाज में वुमेन वर्कर्स 80% हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, पैटी ट्रेडर्स, building and construction etc. Next, following are some of the factors responsible for gender inequality. First is illiteracy. Illiteracy is one of the factors responsible for gender inequality. अशिक्षा जेंडर इनइक्वालिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में से एक है. भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत में शिक्षा का लेवल 74.04% था, जिसमें मेल लिटरेसी लेवल 82.14% है और फीमेल लिटरेसी लेवल है 65.46%. नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड मैरिज. चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल्स are married at a very young age. This proves fatal for their overall development and have a negative impact on their health too. बाल विवाह. चिल्ड्रंस स्पेशली गर्ल्स की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है. यह उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए घातक साबित होता है और उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इविल्स. सामाजिक बुराइयाँ. Social evils like dowry system, sati system are also responsible for the low status of women. दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां भी महिलाओं के लो स्टेटस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. लड़कियों के साथ भेदभाव. The girl child is not treated properly in the family. People still prefer the birth of a boy rather than a girl. The girl child is basically trained for household work only. Even today, female infanticide is a common social evil. परिवार में लड़कियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता. लोग अभी भी लड़की के बजाय लड़के का जन्म होना पसंद करते हैं.
लड़कियों को बेसिकली केवल घरेलू काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या आम सामाजिक बुराई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रोकेया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड। रोकेया शेखावत हुसैन was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. रोकेया शेखावत हुसैन एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। वह उर्दू पढ़ना और लिखना जानती थी। उसे बांग्ला और इंग्लिश सीखने से रोक दिया गया था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि लड़कियों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना सही नहीं है। फिर भी रोकेया ने अपने बड़े भाई की हेल्प से बांग्ला और इंग्लिश सीख ली। वह एक राइटर बन गई जब वह 25 वर्ष की थी। उन्होंने 1905 में एक कहानी लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। इस स्टोरी में सुल्ताना नामक एक महिला की कल्पना की गई है जो लेडीलैंड नामक स्थान पर पहुंचती है। लेडीलैंड एक ऐसा प्लेस है जहां पर महिलाएं स्टडी करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए और इन्वेंशंस या फिर हवा में कार उड़ाना, ये सब कार्य करने के लिए फ्री हैं। इस लेडीलैंड में आदमी को एकांत में भेज दिया गया था। इससे पहले गर्ल्स को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। रोकेया ने अपनी एजुकेशन जारी रखी। उनकी एजुकेशन ने उन्हें न केवल सपने देखने और लिखने की शक्ति दी बल्कि अन्य लड़कियों को स्कूल जाने और अपने सपनों का निर्माण करने में हेल्प करने के लिए और अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया और आज भी यह स्कूल काम कर रहा है। Now we will discuss about gender empowerment. Providing equal opportunities to women in all fields including political, social and economic is known as gender empowerment. Political, social and economic सभी फील्ड्स में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना जेंडर एम्पावरमेंट के रूप में जाना जाता है। महिलाएं सभी विकास का केंद्र हैं। प्रगति की दिशा में किसी भी स्थायी परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता होती है। विकसित औद्योगिक देशों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने में दुनिया भर में बहुत भिन्नता है। हाई इनकम महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोई कंडीशन नहीं है। जेंडर एम्पावरमेंट आर्थिक और राजनीतिक अवसरों और निर्णय लेने की प्रक्रिया और मूल्यों में भागीदारी में जेंडर इनइक्वालिटी पर केंद्रित है। The inequality varies from community to community, race to race and region to region within a particular country. असमानता कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रेस टू रेस एंड रीजन टू रीजन इन सभी में भिन्न होती है। इसे संसद, राज्य विधायिका, वरिष्ठ अधिकारियों और इंडस्ट्रीज मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्कर्स के बीच महिलाओं के परसेंटेज के रूप में देखा जा सकता है। In the context of India, although the men's share in gainful or paid employment in industry and services has increased in most of the states, women even today do not hold 30% seats in parliament and state legislatures. हालांकि भारत के सभी संदर्भों में इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में भुगतान किए गए रोजगार के लिए पुरुषों का हिस्सा अधिकांश राज्यों में बढ़ा है। Now we will discuss steps taken by the government. सरकार द्वारा उठाए गए कदम। फर्स्ट इज इक्वल राइट्स। बिफोर इंडिपेंडेंस वुमेन वर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल राइट्स बट एट प्रेजेंट ऑल वुमेन हु आर ऑफ द एज ऑफ 18 years और अबव हैव बीन गिवन द राइट टू वोट लाइक दोज ऑफ मैन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द हिंदू कोड बिल एंड द कमला एक्ट टू गिव इक्वल शेयर टू द वुमेन इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। आज़ादी से पहले महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वे सभी महिलाएं जो 18 years या उससे अधिक आयु की हैं उन्हें पुरुषों की तरह वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत सरकार ने अपने माता पिता की संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हिस्सा देने के लिए हिंदू कोड बिल और कमला एक्ट पास किया। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन एजुकेशन। Illiteracy among the women is the basic cause of gender inequality. So the government of India is emphasizing on women education. For this, many new schools and colleges have been opened exclusively for women.
महिलाओं में इलिटरेसी जेंडर इनइक्वालिटी का मूल कारण है। इसलिए भारत सरकार महिला वुमेन एजुकेशन पर जोर दे रही है। इसके लिए कई नए कॉलेजेस और स्कूल स्पेशली महिलाओं के लिए खोले गए। महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में सर्व शिक्षा अभियान और महिला समाख्या को लागू किया गया। थर्ड पॉइंट इज सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन। अंडर द प्रोग्राम ऑफ सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्पेशली टू वुमेन इन न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सरकार कृषि, डेयरी, बागवानी, मत्स्य पालन और हस्तशिल्प आदि में नई तकनीकों में स्पेशली महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रीय महिला कोष RMK। राष्ट्रीय महिला कोष was established to sanction credit to women. Since its inception in 1993, the RMK has sanctioned credit worth 113.50 करोड़। 1993 में RMK ने अपनी स्वीकृति के बाद से महिलाओं को धारा क्रेडिट के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की थी और इसके लिए लगभग 113.50 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002। द इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर हायर अमंग द लो सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। घरेलू हिंसा बिल 2002 से संरक्षण। घरेलू हिंसा की घटनाएं निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में अधिक होती हैं। कई बार पति द्वारा पत्नी की पिटाई करने के मामले सामने आते हैं जिससे वह अक्सर घायल हो जाती है। घरेलू हिंसा को शारीरिक शोषण के रूप में भी देखा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से महिलाओं की सुरक्षा अक्टूबर 26, 2006 को लागू हुई। लास्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडीज। By the 73rd and 74th constitutional amendments, 1/3 of seats have been reserved for women in local bodies. There is also a proposal to provide 1/3 seats reservation for women in the House of People and state legislative assemblies has been passed by the Parliament. This is indeed a great step towards the upliftment of women in India. 73rd एंड 74th संविधान संशोधन द्वारा 1/3 सीटें लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं और यह भी प्रपोजल है कि महिलाओं को हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीटें मिलें। यह संसद द्वारा पास किया गया था। यह वास्तव में भारत में महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। So that was your all chapter. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.